हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज के इस वीडियो के अंदर हम निर्धनता निरोधी उपाय इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पर जो इसी का ही पार्ट है इसके अंदर लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम यानी हम बहुत सारे स्कीम्स को पढ़ेंगे जो निर्धनता को कम करने के लिए चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ जो अपना लास्ट का जो टॉपिक है भावी चुनौतियाँ, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है तो इसको भी मैंने इसी वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। टॉपिक का जैसा नाम पता चल रहा है निर्धनता निरोधी उपाय। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश के अंदर गरीबी तो है, लेकिन गरीबी को कम करने के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं और वो कौन कौन से काम किए जा सकते हैं जिससे देश के अंदर जो गरीबी है वो कम हो सकती है। अगर आपके मन में कोई सुझाव है कि देश के अंदर गरीबी कम करने के ये तरीके हैं जिससे देश के अंदर गरीबी कम की जा सकती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक से। निर्धनता निरोधी उपाय। कहा जा रहा है कि सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पे दो कारकों पे निर्धारित है। यानी जो सरकार है वो दो चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही है। पहला है आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। आर्थिक समृद्धि का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार जो है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप करने की कोशिश करी, यानी देश को तरक्की कर रही है। अब देखो इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि जब देश तरक्की करता है तो देश में जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी भी तरक्की होती है। ये इसी तरीके से आप समझो कि जैसे एक फैमिली मेम्बर है, अगर फैमिली मेम्बर के इनकम बढ़ जाते, जैसे पापा हैं उनकी इनकम बढ़ जाती, पहले वो 10,000 रुपये कमाते थे, अब वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आप ये बताओ कि वो आपकी फैमिली जो है या आप पर उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आपकी भी लाइफ स्टाइल चेंज होगी। क्लियर? कमा हालांकि पापा ही रहे लेकिन लाइफ स्टाइल चेंज होगी। उसी तरीके से आप इसको भी समझो कि जब देश तरक्की करता है तो देश जब तरक्की करता है तो वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं उन पर भी ये असर डालता है। क्लियर? तो गवर्नमेंट का यही फोकस है कि अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। दूसरा फोकस है कि लक्षित निर्धारण निरोधी कार्यक्रम, यानी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाए जिनकी वजह से गरीबी को ख़त्म किए जाए। और वो कार्यक्रम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है? तो यहाँ कुछ आंकड़े दिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि 1980 के दशक तक प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। तो 1980s का जब दौर था उस वक्त ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें काफ़ी कुछ इजाफा हमें देखने को नहीं मिला था। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का, 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। यानी देख लो आप, जब 1950 का एरा था और 1980 का जब एरा है तो अनुमान यही लगाया था कि देश के अंदर 45% तक की गरीबी रहेगी। 1980s में भी यही एरा था। तो मतलब इतने ओवर द ईयर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज कब से होता है? समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गए, जिससे निर्धनता में कमी आई। यानी 1980s तक तो उतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ, लेकिन 1919 में हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इवन इसके आगे के सालों में भी हमें काफ़ी ज़्यादा देश की तरक्की देखने को मिलती है, देश ग्रो करता है। और आप ये देख सकते हो कि पहले कितना था, 3.5% की रेट से बढ़ रहा था और बाद में आगे चल के कितना 6% की रेट से जो है वो बढ़ रहा था। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज था और इसकी वजह से क्या हुआ, जो देश के अंदर जो गरीबों की संख्या है उनमें भी कमी आना शुरू हुई। अब हम कुछ प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। उन प्रोग्राम्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट के द्वारा वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, आपकी बुक में जो मेंशन किए गए हम उन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिससे देश के अंदर गरीबी को ख़त्म किया जा रहा है। क्लियर? तो सबसे पहला आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको 9th में तो पढ़ ही रहे हो, आप इसको 10th क्लास में भी पढ़ोगे। इसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं और इसे 2005 में लॉन्च किया गया था। चलिए अब मनरेगा के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं। इस चीज़ों को आप पॉइंट्स में बनाकर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे तो पैरा दिया गया है, तो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप पैरा बनाकर
लिख सकते हो। बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पॉइंट्स में अगर बनाओगे ना तो बना ले जाओगे जो पैरा में दिया गया है। तो कहा जाता है कि मनरेगा जो है उसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए घर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। बेसिकली इसका काम मनरेगा की ये था कि जो पर्सन इच्छुक है काम करने के लिए, गाँव के अंदर जो पर्सन काम करने की इच्छा रखता है पर उसे मजदूरी नहीं मिल पाती, उसे जॉब नहीं मिल पाती, काम नहीं मिल पाता, तो इस मनरेगा स्कीम के तहत क्या होगा, उस इच्छुक इंसान को साल भर में कम से कम 100 दिन का काम दिया जाएगा। देखिए 100 दिन का काम बहुत बड़ा काम नहीं होता, लेकिन गरीबी खत्म करने के लिए इनका ये प्रोग्राम है कि एटलीस्ट 100 दिन तो कुछ सरकार की तरफ से हो जाएगा, बाकी के जो दिन बच गए उसमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इसका उद्देश्य क्या था, सतत विकास से मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। अब इसका बेसिकली ये भी था कि सतत विकास करना, सबका डेवलपमेंट हो, जैसे सूखा, जैसे वन कटाई और मिट्टी के जो कटाव जैसी जो समस्याएं होते हैं उनसे इससे बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। लगभग अगर 3 लोग रखेंगे हम तो उसमें से एक जो जॉब होगी वो महिलाओं के लिए रखाई जाएगी। तो 1/3 महिलाओं के लिए यहाँ पे सुरक्षित किया गया। बेसिकली क्या होता है मनरेगा के अंदर, क्या होता है कि जैसे जो मजदूरी करते हैं लोग उनसे काम करवाया जाता है कि 100 दिन का आपको काम देंगे। जो सरकार है वो उनसे छोटे मोटे काम करवाते रहते हैं, जैसे वन की कटाई होगी, मिट्टी के कटाव से, या कहीं तालाब बनवा दिया, कहीं पे रोडें बनवा दी गई ना, कच्ची सड़कें बनवा दी गई, तो मनरेगा के तहत उनसे काम करवाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई स्टेशन है, स्टेशन में इन लोगों को पेंट करने के लिए लगवा दिया गया कि चलो यहाँ पे इन्हीं जगहों पे पेंट कर दो। तो इस तरीके से इनको छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। और एक चीज़ आगे भी है जो इसमें मिसिंग है, वो ये है जो 10th क्लास में है कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है 100 दिन का काम करने से, फॉर एग्जांपल उसने 90 दिन का ही काम दिया, 10 दिन का काम नहीं दिया, या 60 दिन का काम दिया, बाकी 40 दिन का काम नहीं दिया, तो गवर्नमेंट उसके बदले उनको कंपनसेट करती है, उसके बदले उनको पैसा उनके अकाउंट में डाला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है 100 दिन का काम देने से। तो जितना दिन का काम गवर्नमेंट नहीं दे पाई है उतने दिन के कामों का वो बैंकों में पैसा डालती है। अब देखो क्या बताया जाता है कि इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो 4.78 करोड़ परिवार को और 220 करोड़ प्रति व्यक्ति जो है रोजगार उनको मिला है। काफी बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 70% और 53%, यानी महिलाओं का 53 है, अनुसूचित जनजाति का 17 और अनुसूचित जाति का 23%। यानी इन मनरेगा के तहत भी ज्यादातर उन लोगों पे फोकस किया जाता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यही लोग जो है ग्रुप में देखा जाए तो यही लोग गरीब पाए जाते हैं, तो इन पे फोकस किया जा रहा है ताकि इनको टारगेट करके काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो अपना पहला था। ठीक है, इसमें से आराम से 3-4 पॉइंट बन जाएंगे। दूसरा आता है कि सरकार क्या कह रही है कि सरकार एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। क्या? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। तो मतलब सेंट्रल तो करेगी ही करेगी, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो भी ये सारी चीज़ें करेंगी, वो भी एक कोष स्थापित करेंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। यानी गवर्नमेंट का फोकस है कि अगर आप इस स्कीम के तहत अपने आप को नॉमिनेट करवाते हो तो गवर्नमेंट का फोकस है कि आपको 15 दिन के अंदर कोई ना कोई आपको जॉब प्रोवाइड करे, आपको जॉब दे। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको क्या देगा, हर दिन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता आपको दिया करेगा। क्लियर? ये तो अपना स्कीम था। और महत्वपूर्ण योजना है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत क्या है, इसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। स्कीम का नाम क्या है? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। कब शुरू किया गया था? 2004 में। कितने जिलों में? 150 जिलों में लागू किया गया था।
और ये कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। और बेसिकली इसका फोकस उन्हीं लोगों पे था जिनको मजदूरी की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने से के इच्छुक है। और अकुशल शारीरिक काम का मतलब होता है उसके अंदर बस मेहनत आपसे ज़्यादा करवाया जाएगा, उसके अंदर आपको कोई कुशल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जैसे नक्काशी करते हैं तो नक्काशी में क्या होना पड़ता है, आपको आना चाहिए करना, कुशल होना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बोझा उठाना है, कोई उठाना है, कोई चीज़ उठानी है, तो उसके लिए आपको टैलेंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ताकत चाहिए होती है। तो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है। राज्यों को खाद्यान्न निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इस स्कीम के तहत क्या होता है, जो खाद्यान्न है उनको निशुल्क राज्यों को निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NRIGA, ठीक है, NRI हाँ, लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP, ठीक है, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक बार जो NRIGA है, जिसे नरेगा के नाम से भी जाना जाता है ना, NREGA, ठीक है, नरेगा कह लो, मनरेगा कह लो, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसी के अंडर में ये आ जाएगा अपना NFWP, यानी काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। आपको काम के बदले क्या दिया जाएगा, अनाज का दिया जाएगा निःशुल्क। क्लियर। अगला आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, ये एक अन्य योजना है, क्लियर, जिसमें 1993 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार अवसर सृजित करना है। तो इससे प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में शुरू किया गया था। ये उन लोगों पे फोकस करता है जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और युवा हैं। और इनका फोकस यही था कि ये स्वरोजगार डिपेंड कर, स्वरोजगार का मतलब होता है कि वो जैसे गवर्नमेंट लोन वगैरह प्रोवाइड कर दे इनको, ताकि वो खुद ही अपना छोटा मोटा बिजनेस वगैरह शुरू करना कर दें। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है, वही उनको पैसे वगैरह दी जाती है ताकि वो अपने छोटा सा लघु व्यवसाय या उद्योग स्थापित कर सके। अगला आता है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसे 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर को सृजित करना। इसका भी वही फोकस था, स्वरोजगार यानी बिजनेस को सेटअप वगैरह करना ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों क्षेत्रों में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला अपना आता है, तो ये है 25 लाख नौकरी रखने का लक्ष्य इन्होंने टारगेट रखा गया था, ठीक है। अगला टॉपिक अपना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका आरंभ 1999 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। तो बेसिकली इसका फोकस क्या था, निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। कोई बंदा जो निर्धनता रेखा से नीचे लाइन करता है, हमने पढ़ा है वीडियोस को, आपने देखा जरूर होगा, नहीं देखा है तो इस चैप्टर की पुरानी वीडियो जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका फोकस क्या, इस जो निर्धनता रेखा मानी गई है उससे उनको ऊपर लाने का फोकस किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, यही सहायता प्राप्त निर्धन परिवार थे जिनको सहायता नहीं मिल पाती, उन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में जोड़ना। अब ये स्वयं सहायता समूह क्या, इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप 10th क्लास में और अच्छी तरीकों से पढ़ोगे, ठीक है। तो वहीं पे हम फिर इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत अच्छी स्कीम है। अगला आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 2000 में प्रारंभ हुई है। ये इसके अंतर्गत जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य है, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जो बेसिक एजुकेशन है, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी यहाँ पे स्टेट को ये जो सारी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार है
वो राज्य सरकार को ये सारी जो सुविधाएं और मुहैया करवाने के लिए मदद करता है, जैसे उनको पैसा ही देता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देता है और राज्य सरकार की फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि उन पैसों का सही तरीके से उपयोग करके ये बेसिक फैसिलिटी गांव में उपलब्ध कराई जाए। और एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसे हम अंत्योदय अन्न योजना के बारे में जानते हैं, इसको तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, देखो कहा भी गया, इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे। तो जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम वहीं पे ही समझेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको जितना भी मैंने बताया है योजना, ये उतना ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। इसमें कुछ वैसी चीज़ें हैं नहीं जो ज़्यादा बताई जाए। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने वो सारी अच्छे से डिस्कस कर दिया। आप इसके नोट ज़रूर बना लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो गरीबी को कम कर रहे हैं। तो आप अच्छे से इनको पता होगा तो आप लिख पाओगे। क्लियर। अब अगला जो टॉपिक आता है इसी के साथ अपना जो है चैप्टर खत्म होगा और अपनी नई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो 1 नंबर की 3 मार्क्स की 5 मार्क्स की वीडियो मिलेगी आप लोगों को। प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करना और उन वीडियोस को देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अब हम भावी चुनौतियों के बारे में बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि एक देश के आगे के चैलेंजेस क्या हैं। तो देश के अंदर चैलेंज तो ये है कि आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे, सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना। यहाँ से शुरू है, स्वास्थ्य सेवा मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, लैंगिक समता हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर के बेस पर, निर्धनों को सम्मान, जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। तो देखो चीज़ें वही है, स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम कर रहे हैं तो उसको हमें और अच्छा करना है। शिक्षा का जो हमने टारगेट रखा है वो कंप्लीट हो जाता है तो हमें और उससे अच्छा शिक्षा और देना है। रोजगार अगर लोगों को मिल पा रहा है तो हमें और अच्छे रोजगार का सृजन करना है। तो इस तरीके के हमारे सामने प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम को देश के अंदर कभी भी माफ कीजिएगा, देश के अंदर कभी भी प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है। हम अप टू डेट होना पड़ता है। क्लियर। जैसे अगर शिक्षा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स हमें अचीव करना है कि और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा और बढ़िया बनते जाए, और बढ़िया बनते जाए, और बढ़िया बनते जाए, और बढ़िया बन परफेक्ट नहीं हो सकते, हाँ, पर हमें पूरी कोशिश करने की हम और बढ़िया बनते जाए, अपडेट करते रहे अपने सिस्टम को। पुराने व्यवस्था पे चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहेगी। तो हमारे सामने कुछ आगे की चुनौतियां, इन्हें हमें बेहतर करने की सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए और लोगों को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अगर की है समझ में आई है तो 3 में से कोई भी 2 काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला, लाइक, कमेंट एंड शेयर। इन 3 में से जो चीज़ें आपको बहुत सूटेबल लगती है, जो प्रेफर लगती है, आप उन चीज़ों को कर सकते हो। क्लियर। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि वो भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।